हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 मुगल एम्पायर का। इसके पहले मैंने मुगल एम्पायर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, जहां पर हमने बाबर के बारे में सीखा था, जिसने फाउंडेशन स्टोन रखा है मुगल सल्तनत का। उसने कौन सी बैटल्स लड़ी वो भी हमने देखी है। इसके अलावा उसने अपने समय में आर्ट एंड आर्किटेक्ट जो भी बिल्ड किए थे वो भी हमने वहाँ पे PYQ की मदद से समझे हैं। सो आज के सेशन में भी हम PYQ की मदद से दो इम्पॉर्टेंट रूलर के ऊपर डिस्कशन करेंगे मुगल सल्तनत के। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबर के बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर के बारे में। तो बेसिकली आज हम हुमायूं और अकबर के जीवन काल को समझेंगे। उन्होंने क्या काम किया, कौन से आर्किटेक्ट्स को बिल्ड किया, कौन सी बैटल लड़ी और क्या क्या काम किए गए। स्पेशली अकबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसने सती को बैन कराया था, उसने जजिया टैक्स को ख़त्म किया था, इलाही संबत की शुरुआत की थी और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। तो हम वो सारे क्वेश्चंस को PYQ की मदद से यहाँ पे समझेंगे। ओके है। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो अगेन मैं आपसे कहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। अदरवाइज PDF भी आप ले सकते हो और PDF हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को ले लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम मुगल एम्पायर पार्ट 2। सबसे पहले बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का समय 1530 से लेकर 1540 तक है। उसके बाद कुछ समय के लिए सूरी सल्तनत आती है, सूरी डायनेस्टी आती है और शेर शाह सूरी इस वंश की नींव रखते हैं। मतलब वापस से अफगानों की एंट्री होती है। याद आया, मैंने अफगानों के बारे में, लोधी के बारे में जब बताया था, तो लोधी कौन थे? अफगान थे। और अफगान किंगडम को ही तो खत्म करके बाबर ने मुगल सल्तनत की शुरुआत की थी। तो ये 15 साल का जो समय है, ये जो 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है बीच में, उसमें मुगल सल्तनत ब्रेक होती है और वापस से अफगान सल्तनत की या अफगान किंगडम की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। शेर शाह सूरी के बारे में हम थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ पे सीख लेंगे। तो हुमायूं का जो पीरियड है उसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, 1530 से लेकर 1540 तक और फिर 50-55 से लेकर 56, एक साल। ठीक है, इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हुमायूं का ओरिजिनल नेम क्या होता है? तो हुमायूं का ओरिजिनल नेम होता है नसीर उद्दीन मोहम्मद। बेसिकली बाबर के ना 4 बेटे होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदल। और हुमायूं सबसे बड़ा बेटा होता है, इसलिए हुमायूं को वो अपना सक्सेसर या उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देता है। और दिल्ली सल्तनत पे या मुगल सल्तनत पे कौन बैठता है? हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्चुनेट नहीं था, है ना, क्योंकि ये हमेशा लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। एक दिन सीढ़ियों से गिरा लाइब्रेरी की और वहीं पे मर गया। तो बिल्कुल भी फॉर्चुनेट लाइफ इसकी नहीं रही थी। हुमायूं ने सबसे बड़ी गलती क्या की? अपने पूरे के पूरे किंगडम को 4 पार्ट्स में, क्योंकि बहुत दयालु टाइप का व्यक्ति था, उसने सोचा यार मेरा बाप तो मर गया, अब मेरे जो भाई हैं हम उनको इक्वल हिस्सा देंगे। तो उसने अपने पूरे एम्पायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सभी भाइयों को दे दिया। तो ये कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। जब कोई सेंट्रल पावर नहीं होती ना, तो आसानी से दूसरे जो राजा हैं वो आसानी से इन्वेट कर लेते हैं और गद्दी पे बैठे हुए राजा को डिथ्रोन कर देते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल पावर होती तो आर्मी भी बड़ी होती है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली रन हो पाता है। तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। उसने कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब का रीजन दे दिया, अस्कारी को संभल दे दिया और हिंदल को अलबर का रीजन दे दिया। इसने एक सिटी भी बसाई थी जिसका नाम है दीनपन्हा। दीनपन्हा भी बसाई थी इसने। और ये एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करता था, इसलिए 7 दिन 7 अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था। उसका कहना था, जैसे कि आज हमारे कल्चर में चलता है कि थर्सडे को येलो कलर के क्लॉथ्स पहनेंगे एटसेट्रा, तो वैसे वो भी फॉलो करता था कि रंगों के हिसाब से, दिन के हिसाब से रंगों का चयन किया करता था। अब इसके इंपॉर्टेंट बैटल्स को हम समझते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है। सबसे पहला जो इसका इन्वेजन था या सबसे पहली जो इसने बैटल लड़ी थी भारत में, वो था बैटल ऑफ कालिंजर। ये कालिंजर का जो किला है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट किला है। कालिंजर का किला आपको बुंदेलखंड के रीजन में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट बैटल इसने लड़ी थी बैटल ऑफ कालिंजर 1531 में। ठीक है। और कालिंजर के किले की घेराबंदी कर ली थी, उसको सीज कर लिया था। और ये बैटल लड़ी थी प्रताप
रुद्रदेव से। मैं आपको बता दूं कि इस बैटल मतलब ये जो कालिंजर का किला है ना, इसी कालिंजर के किले को वापस से सीज करने के लिए जाता है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी जो है वो क्या करता है, गोला फेंकता है गन पाउडर की मदद से, मतलब तोप के जरिए गोला फेंकने का काम करता है। और वो गोला ना दीवार से टकराता है और आके शेर शाह सूरी के ऊपर ही फट जाता है। तो जब वो कालिंजर के किले को सीज करने जाता है ना शेर शाह सूरी, तो उस समय ही उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी शेर शाह सूरी की डेथ के बाद ही ये सूरी डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है और वापस से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो कालिंजर के किले को आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला बैटल लड़ा था 1531 में और सीज किया था कालिंजर का किला, बैटल ऑफ कालिंजर। अगली जो बैटल इसने लड़ी थी वो लड़ी थी बैटल ऑफ धुरिया। बैटल ऑफ धुरिया इसने लड़ी थी 1532 में। ये जो जगह है ये गोमती रिवर के किनारे है। कहाँ पर है? गोमती रिवर के किनारे है। और हुमायूं ने डिफीट किया था अफगान फोर्सेस को। याद आया? अफगान फोर्सेस महमूद लोदी को डिफीट किया था। अगर आप लोग ने बाबर वाला सीरीज देखा है तो बाबर ने भी अफगानों के साथ फाइट की थी, वैसे ही यहाँ पर भी महमूद लोदी को इसने डिफीट किया था, अफगानों के साथ बैटल की थी, बैटल ऑफ दहुरिया, जो कि गोमती रिवर के किनारे हुई थी 1532 में। अगली बैटल 1532 में लड़ी थी बैटल ऑफ चुनार। इसमें भी चुनार का जो फोर्ट था उसे सीज करने का काम किया था। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का ही बैटल था जिसके बाद हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है। तो 1539 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ चौसा। शेरशाह सूरी डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी डिफीट करता है और खुद को एक रॉयल टाइटल देता है, फरीद अल दिन शेर शाह। ये टाइटल इस जीत के बाद ही अपने आप को देता है और हुमायूं उसके बाद गायब हो जाता है, स्किप हो जाता है और 15 साल तक यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है 1540। 1540 में एक और बैटल लड़ी जाती है विच इज बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज जिसे कहा जाता है। ये बैटल भी शेरशाह सूरी जीतता है और शेरशाह सूरी डिफीट करता है हुमायूं को और मास्टर बन जाता है आगरा एंड दिल्ली का। ठीक। नेक्स्ट बैटल करेंगे 1555 के बाद। 1555 मतलब 1555 में आप देखोगे कि शेरशाह सूरी मर चुका है और शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर है वो उतने काबिल नहीं है। तो एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल चुका है हुमायूं को वापस से अपनी ताकत को पाने का, वापस से पावर में आने का। इसलिए यहाँ पे बैटल ऑफ माछीवाड़ा लड़ी जाती है। बैटल ऑफ माछीवाड़ा, अफगान रूलर सिकंदर शाह सूरी यहाँ पर 30,000 हॉर्सेस, सिकंदर शाह सूरी जो है वो 30,000 घोड़ों की एक सेना भेजता है विथ नसीब खान एंड तातर खान, बट दे वर डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी। तो यहाँ पे मुगल आर्मी से अफगान की जो सेना है वो हार जाती है और अफगान रूलर उस समय कौन है? सिकंदर शाह सूरी है, क्योंकि शेर शाह सूरी तो मर चुका है। तो सिकंदर शाह सूरी 30,000 की घोड़ों की सेना भेजता है अगेंस्ट द मुगल, बट मुगल जीत जाते हैं और अफगानों की यहाँ पे हार होती है। और एक अच्छा समय, अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड शुरू होता है वापस से हुमायूं अपनी पावर को रिगेन करना शुरू करता है। और लास्ट बैटल होती है 1555 में जिसे बैटल ऑफ सरहिंद कहते हैं। और इस बैटल के बाद वापस से दिल्ली की गद्दी पे एक मुगल बादशाह बैठ जाता है। तो बैटल ऑफ सरहिंद जो है वो सुल्तान सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में होती है। सिकंदर शाह सूरी हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है और वापस से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है 1555 1555 में। ठीक है। कुछ और फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम के बारे में बताया जो कि 1540 में होता है गंगा रिवर के किनारे, जिसमें शेरशाह सूरी डिफीट कर देता है हुमायूं को और आगरा और दिल्ली को एनेक्स कर लेता है। और उसके 15 साल बाद हुमायूं यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अब जब हुमायूं यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, भटक रहा होता है, उस समय उसकी शादी होती है हमीदा बानो बेगम से। और हमीदा बानो बेगम जो है वो वाइफ है हुमायूं की। और आप कह सकते हैं कि हमीदा बानो बेगम जो है वो मदर है अकबर की। और ये किसकी डॉटर होती है? शेख अली अंबर ज़ैनी। शेख अली अंबर ज़ैनी की ये डॉटर होती है। हुमायूं बहादुर शाह को भी डिफीट करता है और कैप्चर करता है गुजरात को। हुमायूं की जो वाइफ होती है हमीदा बानो बेगम, वो अकबर को जन्म देती हैं 23 नवंबर को 1542 में, 1542 में। और आमरकोट के जो हिंदू राजा होते हैं, हिंदू चीफ राजा होते हैं, उससे हुमायूं कहता है, जिनका नाम होता है राणा प्रसाद, उनसे वो प्रॉमिस लेता है कि आप मेरी मदद करोगे थट्टा को जीतने में, थट्टा को कैप्चर करने में। तो बिल्कुल अमरकोट के जो हिंदू राजा होते हैं राणा प्रसाद, वो यहाँ पे हुमायूं की मदद करते हैं उसकी पावर को रिगेन करने में और थट्टा को कैप्चर करने में।
ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बैटल याद रखनी है वो बैटल ऑफ चौसा याद रखनी है, जिसके बाद हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। 26 जून 1539 चौसा बिहार में है और करमानसा रिवर के किनारे ये बैटल लड़ी जाती बिटवीन द हुमायूं एंड शेर शाह। मतलब इसका एक्चुअल नाम शेर खां है और शेर खां फिर जब इस बैटल को जीत जाता है तो वो शेर शाह का टाइटल लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं अबाउट द हुमायूं। तो हुमायूं ने जामली मस्जिद और ईशा खां दिल्ली मस्जिद का निर्माण कराया था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं की टोम बनवाई थी। हुमायूं की जो टोम है वो यूनेस्को साइट भी है और यूनेस्को साइट इसको 1993 में दिया गया है। नेक्स्ट है हुमायूं की जो सिस्टर थी ना गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी है और हुमायूं नामा क्या है, बायोग्राफी है हुमायूं की। ठीक है। हुमायूं ने ही मुगल पेंटिंग के कल्चर को शुरू किया था और इसके दरबार में मतलब इसके समय पे इसने दो पेंटर को भी कैरी किया था, एक है मीर सैयद अली और एक अब्दुल सम्मद। तो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद कौन है, दो पेंटर हैं जो इंडिया आए थे, जिनको इंडिया लाया गया था हुमायूं के समय, और उन्होंने अपनी पेंटिंग मतलब अपने आर्ट को शोकेस किया है अकबर के समय में। ठीक है। 1555 में हुमायूं वापस से अफगानों को हराता है और गद्दी पे बैठता है, मुगल बादशाह बनता है। लेकिन 6 महीने के बाद ही, गद्दी में बैठने के 6 महीने बाद ही 1556 में ये जो लाइब्रेरी बनवाता है दीन पन्हा लाइब्रेरी, वहां से ये गिर जाता है सीढ़ियों से और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। दिल्ली में हुमायूं टॉम आपको देखने को मिलेगा जहां पे इसको दफनाया गया था। इस तरीके से हुमायूं का टाइम पीरियड खत्म होता है और अकबर जो है वो गद्दी पे बैठता है। अकबर की कहानी हम 2 मिनट बाद समझेंगे, पहले हम कुछ एमसीक्यू को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस। बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी, तो 1540 में ये बैटल लड़ी गई थी, गंगा रिवर के किनारे ये बैटल हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओरिजिनल नाम हुमायूं का क्या था, तो हुमायूं का ओरिजिनल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हुमायूं नामा इज रिटन बाय, तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर होती हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपको सासाराम बिहार में देखने को मिलेगा। सासाराम बिहार में इसका टॉम आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि हुमायूं केम रोलिंग डाउन एंड रोलिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, ये जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही एक दिन मर गया, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट स्टैनले लेन पूल का है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर वॉज फॉट इन द दोआब रीजन ऑफ गंगा एंड द करमनसा रिवर, तो किस दोआब रीजन में, नदियों के दोआब रीजन में कौन सी बैटल लड़ी गई थी, तो बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो है वो दोआब रीजन में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर डिड शेर खां एज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह, तो आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा के बाद इसने टाइटल लिया था। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ माछीवाड़ा फोर्ट, अफगानों के बीच में और हुमायूं के बीच में बैटल होती है जिसमें अफगानों की हार होती है और ये बैटल लड़ी जाती है 1555 में, 1555 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सतलज रिवर के किनारे, सतलज रिवर के किनारे ये बैटल लड़ी जाती है। अच्छा, हुमायूं का टॉम या मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में इसको दफनाया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे हुमायूं के ब्रदर्स के नेम है कामरान, हिंदल और अस्कारी। उनको कौन कौन सा एरिया रूल करने के लिए दिया था, आप इसे मैच कीजिएगा और सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके है। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। अब अकबर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में। अगर बात करें पूरी मुगल सल्तनत का सबसे जो पावरफुल बादशाह है वो कौन है, अकबर ही रहता है। अकबर के समय पे ही आप देखेंगे मुगल सल्तनत का ग्रोथ हुआ है, आर्ट का, आर्किटेक्ट का ग्रोथ हुआ है। और इसका समय 1556 से लेकर 1605 तक है। 1556 से 1605 तक अकबर गद्दी पे बैठा होता है। ठीक है। तो ये हम समय समझेंगे और इसी के बीच में 1600 में आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनती है। मॉडर्न हिस्ट्री के टू द पॉइंट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वो सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। हम बात करेंगे डायरेक्टली अकबर के बारे में। अकबर का ओरिजिनल नाम क्या था,
अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका ओरिजिनल नाम था। इसका जन्म, इसकी जो मदर होती हैं हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का ये बेटा होता है। आमरकोट में 1542 1542 में इसका जन्म होता है और मात्र 13 ईयर्स का होता है जब खेलने कूदने की उम्र है ना, 13 साल की उम्र में ये जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, इसके फादर की डेथ हो जाती है। उस समय ये कालंजर में होता है, सॉरी कालनूर में होता है, पंजाब में होता है और वहीं पर इसका कोरोनेशन मतलब राजपोशी की जाती है। मतलब 1556 में हुमायूं के मरने के बाद अकबर गद्दी पे बैठता है और हुमायूं का एक बहुत ही फेवरेट कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मिनिस्टर होता है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ईमानदार ओनेस्ट पर्सन है, वो है बैरम खान। तो बैरम खान शिक्षा देने का काम अकबर को, और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, कैसे एम्पायर को लीड करना है, ये सारी शिक्षा कौन देता है अकबर को? बैरम खान देता है। ठीक है। अब यहाँ पे अकबर का जो टाइम पीरियड है, तो अकबर ने नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम पोर्शन एक्वायर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इसने अपने किंगडम को एक्सपांड किया है काबुल से लेके जौनपुर तक। इसके अलावा ग्वालियर अजमेर को भी बैरम खान की नेतृत्व में, बैरम खान की लीडरशिप में एक्वायर करने का काम किया है। बैरम खान की मदद से ही इसने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को जीता था। मैंने पानीपत के बैटल पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होती है और ये बैटल हेमू और अकबर के बीच में होती है। हेमू एंड अकबर के बीच में ये बैटल होती है, लेकिन अकबर की सेना को लीड कर रहा होता है बैरम खान और हेमू की हार होती है, अकबर की जीत होती है यहाँ पे। तो ये बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अकबर का जो रूल है ना, उसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में समझ सकते हैं। पहला पार्ट वो है जब अकबर बहुत छोटा है और वो की संरक्षण में है किसके? बैरम खान के। बैरम खान ही उसको शिक्षा दे रहा है, कैंपेन को लीड करने का काम बैरम खान कर रहा है और ये टाइम पीरियड 1556 से लेके 60 तक का है। इसके बाद जो इसकी स्टेप मदर बोली जाती है कई बार, महामंगा। महामंगा जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की कोशिश करती है और इसे हम पेटीकोट रिजिम के नाम से जानते हैं, पेटीकोट समय के नाम से जानते हैं। हरम का वर्चस्व है, मतलब 1560 से लेके 1562 का समय है और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अकबर ने रूल करना शुरू किया है 1562 से 1605। तो हमें इसी पीरियड को समझना है। क्वेश्चन इसी पीरियड से बनते हैं, तो हमें 1562 से 1605 के समय को समझना है। हम इसी समय को समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन हम देखेंगे अकबर के। तो आप लोग ने बाज बहादुर और रानी रूपमती की लव स्टोरी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो एक बार सुन लीजिएगा, है ना। तो मालवा का राजा था बाज बहादुर और इसे हराकर 1562 में मालवा को कब्जा किया था अकबर ने। ठीक है, मालवा का राजा कौन था? बाज बहादुर। उसको डिफीट करके 1562 में मालवा पे अधिकार किया था अकबर ने। नेक्स्ट बात करेंगे रानी दुर्गावती, जो कि गोंडवाना रीजन की क्वीन थी, रानी थी और उनके ही बेटे थे वीर नारायण। तो रानी दुर्गावती जी के साथ भी फाइट हुई थी अकबर की और उनके जो बेटा थे वीर नारायण, उनके साथ भी फाइट हुई थी 1564 में। और गोंडवाना का जो रीजन था सेंट्रल इंडिया में, उसको एनेक्स कर लिया था अकबर ने। अकबर ने गुजरात में विजय हासिल की थी और गुजरात में उस समय रूल था मुजफ्फर शाह का। 1573 में अकबर ने गुजरात पे विजय हासिल की और जब गुजरात विजय करके लौटा तो वो बहुत खुश था। तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया। तो बुलंद दरवाजा जो है वो गुजरात विक्ट्री का सिंबल है और अकबर ने एक नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने एक पूरा सिटी बसाया था जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई थी और बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप सिंह और मुगल आर्मी जिसको लीड कर रहे थे खुद मान सिंह, उनके बीच में हुआ था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुगल आर्मी या फिर अकबर और राणा प्रताप के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी 1576 में। अकबर की आर्मी को लीड कर रहे थे मान सिंह और इनके बीच में ये लड़ाई होती है और राणा प्रताप सिंह हार जाते हैं इसमें और अकबर की यहाँ पे जीत आपको देखने को मिलेगी। अकबर ने अफगान रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल दाऊद खान को भी डिफीट किया था। तो अकबर ने क्या किया था, एक अफगान रूलर था जो कि बिहार और बंगाल के एरिया में दो अलग अलग प्रोविंस में रूल कर रहा था, उसे हराया, दाऊद खान को हराया 1576 में और बिहार और बंगाल तक अपने किंगडम को एनेक्स करने का काम, सॉरी एक्सपांड करने का काम किया था। अब दक्षिण भारत में भी जो है अकबर गया था। आप सभी को पता है कि अकबर का लास्ट कैंपेन था वो साउथ इंडिया में ही था।
ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अकबर की फोर्सेस ने खान देश को भी ऑक्यूपाइड कर लिया था, खान देश को भी एक्वायर कर लिया था 1591 में, और चांद बीबी अहमदनगर में फाइट कर रही थी अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। तो एक करके हम पहले नॉर्थ इंडिया के कैंपेन और फिर साउथ इंडिया के कैंपेन की एक लिस्ट समझ लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के कैंपेन में आपको ये लिस्ट याद रखनी है। तो मालवा का कैंपेन 1561 में बाज बहादुर को डिफीट किया था वर्सेस आदम खान। ये जो महामंगा थी ना, महामंगा का बेटा है आदम खान, तो उसकी सेना को भेजा था बेसिकली मालवा पे विजय करने के लिए। 1562 आमेर कैंपेन, राजा भारमल को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। 1564 गोंडवाना रानी दुर्गावती वर्सेस आसफ खान। 1568 चित्तूर पे कैंपेन किया था राणा उदय सिंह वर्सेस अकबर। गुजरात कैंपेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1571 से 1573 के बीच में चला था ये, मुजफ्फर खान वर्सेस अकबर। फिर 1574 से 1570 तक बिहार और बंगाल पे कब्जा किया था दाऊद खान एंड मुनीम खान। ये सब अकबर की आर्मी को ही लीड कर रहे हैं। फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 राणा प्रताप सिंह वर्सेस मान सिंह एंड द आसफ खान। ये नॉर्थ इंडिया के कैंपेन थे, मतलब मालवा, आमेर, गोंडवाना, चित्तौड़, गुजरात, बिहार, बंगाल और हल्दीघाटी का रीजन मतलब राजपूत, ये पूरा नॉर्थ इंडिया के रीजन को एनेक्स करने का काम अकबर ने किया था या अकबर की आर्मी ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ इंडिया के कैंपेन्स। तो खानदेश का रूलर था अली खान, 1591 में खानदेश को एनेक्स करने का काम किया था। फिर दौलताबाद, चांद बीबी, अहमदनगर में चांद बीबी थी और दौलताबाद में भी चांद बीबी थी, तो 1599 और 1600 में ये फतेह हासिल की थी। और इसने उस समय मुराद, इसका बेटा था, अकबर का बेटा मुराद, और फिर अबुल फजल को भी भेजा था, अब्दुल रहीम को भी भेजा था, और फिर अकबर खुद गया था लड़ाई करने के लिए। लास्ट कैंपेन जो था अकबर का वो था आसिरगढ़ का। बुरहानपुर आपको पता है, आसिरगढ़ फोर्ट जिसको फतेह करने के बाद अकबर ने सोने की चाबी से खोला था ऐसा बताया जाता है। तो ये आसिरगढ़, उस समय वहां का रूलर था मिरान बहादुर 1601 में। ये लास्ट कैंपेन है अकबर का। तो आसिरगढ़ के किले को अकबर ने जीता था, ये इसका लास्ट कैंपेन है। और फिर 1605 में तो अकबर मर ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्थ इंडिया के कैंपेन और साउथ इंडिया के कैंपेन और उस समय कौन रूलर थे, ये थोड़ी सी बातें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अकबर की राजपूत पॉलिसी कैसी थी? तो अकबर की राजपूत पॉलिसी नोटेबल है क्योंकि इसने राजपूत प्रिंसेस राजा भारमल की बेटी, जिनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, उनके साथ इन्होंने शादी की थी। तो यहाँ पे 4 जनरेशन तक यहाँ पे जो राजपूत थे वो मुगल दरबार में सर्व करते थे, जिसमें राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, कई सारी सीनियर पोजीशन पे काम करते थे। तो राजपूत पॉलिसी काफी अच्छी थी अकबर की। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पे हम चर्चा करते हैं। तो अकबर ने पहली चीज तो सती पे बैन लगवाया था। अकबर ने जो पिलग्रिम टैक्स, मतलब जो तीर्थ यात्री जाते थे ना अलग अलग तीर्थ स्थानों पे दर्शन करने के लिए भगवान के, उन पर टैक्स लगता था, तो वो टैक्स हटवाया और जजिया टैक्स को हटवाने का काम किया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिर इसने 1575 में एक इबादत खाने का कंस्ट्रक्शन किया। इबादत खाने का मतलब है हाउस ऑफ वर्शिप। कहाँ पे सेटअप किया था? फतेहपुर सीकरी, जो उसने कुछ समय के लिए अपनी कैपिटल बनाई थी। इस इबादत खाने में हर एक धर्म के स्कॉलर को इनवाइट किया जाता था, चाहे वो हिंदुज्म का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, जैनिज्म से बिलोंग करता हो, और वहां पे वो स्कॉलर आते थे और डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, एक हेल्दी डिस्कशन वहां पे होता था। ठीक है। बदाऊनी, बदाऊनी जो है वो समकालीन था, कंटेम्पररी ऑथर था, वॉज अ बिटर क्रिटिक्स ऑफ द अकबर रिलीजियस एक्सपेरिमेंट, और ये क्रिटिक्स था अकबर की रिलीजियस एक्सपेरिमेंट का। अकबर के जो रिलीजियस गुरु थे उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अकबर के रिलीजियस गुरु का नाम है शेख मुबारक। और अकबर की जो नई रिलीजियस पॉलिसी थी उसको ड्राफ्ट करने का काम किसने किया था? अबुल फैजी ने किया था। याद रखेंगे, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को ड्राफ्ट किसने किया था? अबुल फैजी ने ड्राफ्ट किया था। इसने झरोखा दर्शन को इंट्रोड्यूस किया था, और झरोखा दर्शन में मतलब राजा रानी महल के किले की जो खिड़की होती थी उसमें आते थे, जनता से मिलते थे। ठीक है, तो झरोखा दर्शन की जो प्रथा है वो इसने शुरू कर दी थी। फिर 1582 में इसने एक नया धर्म शुरू किया था जिसका नाम है दिन्ने लाही, डिवाइन फेथ। एक गॉड है, भगवान एक है, एक ही गॉड पे बिलीव करना है। तो इस नए धर्म की शुरुआत अकबर ने 1582 में की थी जिसका नाम था दिल्ले लाही। और ऐसा किसी पे फोर्स नहीं करता था वो कि इस धर्म को आओ एडॉप्ट करो, नहीं, अपनी मर्जी से जो चाहे इस धर्म को एडॉप्ट कर सकता है। तो ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉलोवर था, वो था बीरबल। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने सुल एक कुल की
फिलॉसफी को प्रोपेगेट किया, स्प्रेड किया, पीस टू ऑल, सभी धर्म जीव जंतु सभी शांति से रहे, पीसफुली रहे। तो 1582 का ये आपको याद रखना है, दिन्नेलाही धर्म या डिवाइन फेथ की शुरुआत की थी, एक ही गॉड है, और इसका जो फॉलोवर था केवल 15 ही फॉलोवर थे, जिनमें एक था बीरबल। ये बात आपको पूछी जाती है एग्जाम में। आइए अब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं अकबर के। तो अकबर ने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को, पूरे के पूरे किंगडम को कई सारे सूबाज में डिवाइड किया था, और हर एक सूबे का एक गवर्नर होता था। जैसे हमारा पूरा भारत कई सारे स्टेट में डिवाइडेड है और हर एक स्टेट का एक गवर्नर है, वैसे ही कुछ ये सिस्टम था। और ये जो सूबेदार हुआ करता था, इसके पास पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस और पावर हुआ करती थी। इसके बाद ये जो सूबा था ना, जैसे स्टेट है, स्टेट फिर जिलों में डिवाइड होता है, जिले गांव में होते हैं, होता है ना ऐसा, तो वैसे ही सूबा भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब इसके कई सारे ऑफिशियल हुआ करते थे, दीवान, बख्शी, सदर एंड काजी। देयर वॉज अनदर डिवीजन ऑफ एम्पायर, एम्पायर को एक और तरीके से डिवाइड किया गया था, वो भी हम देख लेते हैं। पहला है जागीर। जागीर जो है, जो रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे और नोटेबल पर्सन्स थे, उनको एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जिसको जागीर कहा जाता था। जागीर के बाद होता है खलीसा। खलीसा एक रिजर्व प्रॉपर्टी थी रॉयल फैमिली की, और एक है इनाम, कोई रिलीजियस लीडर था उसको ये जमीन दी जाती थी एज अ इनाम। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे एक फौजदार हुआ करता था और एक अमल गुजार हुआ करता था। ये फौजदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे कि फौजदारी थाने होते हैं ना, वैसे फौजदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और अमल गुजार का मतलब था यहाँ पे लैंड असेसमेंट करना, रिवेन्यू को कलेक्ट करना, है ना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम ये करता था। तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को रन किया था। अब लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने दहसाला सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था अकबर का, वो लीड करते थे राजा टोडरमल, और राजा टोडरमल ने ही लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया था। विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, अकबर एक्सपेरिमेंटेड ऑन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। तो पहले इसने बंदोबस्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसने दहशाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अभी दहसाला सिस्टम क्या थी? दहसाला सिस्टम का मतलब ये है कि आपके लैंड का पहले तो असेसमेंट किया जाएगा, और आपकी जो ईल्ड होती है, आपका जो प्रोडक्शन होता है, उसके बेसिस पे पिछले 10 सालों का प्रोडक्शन देखेंगे, उसके बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स आपके लिए फिक्स कर दिया जाएगा, इतना एवरेज टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। इसको दहसाला सिस्टम बोला जाता है। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड ऑन द एवरेज ईल्ड ऑफ द लैंड, मेजर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, इसलिए दहसाला। इट वॉज इम्प्रूव वर्जन ऑफ जब्ती। अगली बात करते हैं बटाई। आज भी हमारी कंट्री में बटाई सिस्टम चलता है। अगर आप लोग एमपी यूपी में जाएंगे तो आपको बटाई के बारे में नॉलेज होगा। सो बटाई प्रोड्यूस डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड पीजेंट इन द फिक्स प्रपोर्शन। आज भी क्या होता है, जैसे कि हमारा खेत है, अब हम तो वहां पे जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने खेत को बटाई में दे देते हैं। बटाई का मतलब है कि कुछ लोग आके वहां पे कल्टीवेशन करेंगे, और जो प्रोडक्शन होगा आधा हिस्सा वो रखेंगे, आधा हिस्सा हमको दे देंगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे बटाई सिस्टम था। पीजेंट वर गिवन चॉइस बिटवीन द बटाई एंड दहसाला। तो बटाई और दहसाला के बीच में जो किसान थे उनको चॉइस थी। नेक्स्ट है कनकूत या नस्क। ये क्या है? रिवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीजेंट हैड बीन पेइंग इन द पास्ट, उसके आधार पर। अब यहाँ पे जमीन को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होती थी पोलाज। पोलाज वो जमीन थी जिसमें हर साल फार्मिंग की जाती थी, बहुत ही कल्टीवेटेड लैंड थी, कल्टीवेटेड एवरी ईयर, उसको पोलाज कहा जाता था। फिर है परेती। पराती का मतलब है जिसमें हर 2 साल में एक बार कल्टीवेशन किया जाता था। नेक्स्ट है छाछर। छाछर 3 या 4 साल में एक बार कल्टीवेशन हो रहा है। और अगली जमीन है बंजर, जिसमें 5-6 साल से भी ज्यादा हो गया, कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से जमीन को भी, लैंड को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, और उसके हिसाब से भी यहाँ पे टैक्स थे। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वॉज मेड जनरली इन कैश। कैश में ही यहाँ पे पेमेंट ली जाती थी। नेक्स्ट है कारोरिस। कारोरिस एक ऑफिसर था जिसको नॉर्थ इंडिया में अपॉइंट किया गया था, जो कि दाम मतलब रुपी को कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था। नेक्स्ट है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार का मतलब है, मनसब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक, पोजीशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे मनसबदार थे, और उनकी मनसबदारी या उनकी रैंक डिसाइड की जाती थी कि वो किस कैटेगरी में आते हैं और उनके पास कितनी जमीन है। द वर्ड मनसबदार यूज फॉर ऑल, बट इट हैज अ 3 स्केल ग्रेडेशन।
3 स्केल्स थे। पहला है मनसबदार, ऐसा ऑफिशियल जिसके पास बिलो द रैंक ऑफ मनसब ऑफ 500 से कम की यहाँ पे रैंक है इसकी। आमिर कौन होते थे, 500 से लेके 2500 के बीच की रैंक है। और आमिर उम्दा वो ऑफिसर होते थे जिनका मनसब 2500 से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक को यहाँ पे 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया था अकबर ने। वो रैंक थी जाट और सबर। अभी जाट क्या है, जाट एक फिक्स्ड है, द पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ अ पर्सन। कोई भी व्यक्ति अगर आपने अकबर के दरबार में हायर हुआ है, अपॉइंट हुआ है, किसी ऊंची पोजीशन पे है, तो इसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती थी। ठीक है, और सवार रैंक क्या होती थी, सवार मतलब एक सवार के अंदर 2-3 व्यक्ति काम करते थे, कई सारे घोड़े काम करते थे, और उनको मेंटेन करने का काम ये करता था। ठीक है, अब बात करेंगे कॉइनेज के बारे में। तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, जिसका नाम था असरफी। इसने इलाही इरा की शुरुआत की थी। हिजरी इरा जो चल रहा था उसको खत्म करके इलाही इरा की शुरुआत की थी, और ये बात उसने कॉइन पे भी प्रिंट करवाई थी। इसके अलावा जो पर्शियन पोइट्री थी, प्रेजिंग थी, प्रार्थनाएं थी, वो भी वो कॉइन में प्रिंट कराया करता था अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। नवरत्नों के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, एक बार मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहला है अबुल फजल। अबुल फजल एक राइटर है और इसने ही आईने अकबरी या फिर अकबरनामा लिखी है। अकबरनामा जो है वो अकबर के जीवन से पर आधारित है, अकबर की बायोग्राफी है। तो अकबरनामा या फिर आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम वही अब्दुल रहीम है जो बैरम खान के बेटे होते हैं, और बैरम खान की वाइफ होती है सलीमा बेगम। लेकिन बैरम खान की जब 1560 में डेथ हो जाती है तो सलीमा बेगम से वो शादी कर लेते हैं। उस तरीके से अबुल रहीम खाने खाना अकबर रहीम जो है वो अकबर के बेटे हो जाते हैं, और ये भी एक ग्रेट पोएट होते हैं। और बाबर नामा जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी, उसको पर्शियन ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। बीरबल, बीरबल एक हिंदू एडवाइजर थे और मेन कमांडर भी थे, सेनापति थे, और इन्हें अकबर ने राजा बीरबल का टाइटल दिया था। नेक्स्ट है मिर्जा अजीज कोका। नेक्स्ट है फैजी। फैजी ने कई सारी बुक्स का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है। फैजी ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्शियन एंड अंडर हिज सुपरविजन महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो इनके ही सुपरविजन में महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है। राजा मान सिंह एक मनसबदार थे। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाला करते थे। इन्हें दीवाने असरफ दी टाइटल दिया गया था, राजा टोडरमल। नेक्स्ट है फाकिर आजू एजुद्दीन। फाकिर एजुद्दीन जो है एक चीफ एडवाइजर थे अकबर के। और तानसेन एक म्यूजिशियन थे, हिंदू ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ही सर्व अ किंग रामचंद्र हु गेव हिम द टाइटल तानसेन। अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ मियाँ। तो तानसेन एक म्यूजिशियन थे। अब यहाँ पे शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सारी चीजें। डिटेल देखने के लिए जो डिटेल वीडियो पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी वाईटी पे, वहां पे आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं आर्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अकबर के समय में ही महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है, जिसका नाम है रजनामा। ठीक है, अकबर के कंटेम्पररी ही समकालीन ही तुलसीदास थे, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं हजनामा। हजनामा 1200 पेंटिंग का 1200 पेंटिंग का एक कलेक्शन है, जो कि इसके समय पे ही डिजाइन किया गया था। इसके दरबार में पोर्चुगल आर्टिस्ट और प्रीस्ट भी रहा करते थे। इसके दरबार में 2 इंपॉर्टेंट पेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जसवंत एंड दसवंत। फिर पर्शियन पोइट भी इसके दरबार में थे, अबुल फजल है, अबुल फैजी है, उद्बी, नाजिर, ये सभी पर्शियन आपको लिटरेचर या पोइट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया था, जहां पे फतेहपुर सीकरी में एक ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया था। ठीक है, जिसका नाम था मकतब खाना या ट्रांसलेशन ब्यूरो भी सेटअप किया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। और संस्कृत के कई सारे वर्क का ट्रांसलेशन भी पर्शियन लैंग्वेज में अकबर के समय हुआ है। तो हम पर्शियन लिटरेचर का एक पुनः जागरण का काल, रेनेसा ऑफ पर्शियन लिटरेचर, अकबर के पीरियड को बोल सकते हैं। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अगली बात करेंगे आर्किटेक्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, जब अकबर ने गुजरात विजय हासिल की थी तो उसने बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास, बुलंद दरवाजा मैंने बता दिया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इसने बनवाई थी। जामा मस्जिद,
नेक्स्ट है जो आगरा में रेड फोर्ट है ना, उसका कंस्ट्रक्शन भी अकबर ने शुरू करवाया था 1565 में, और 1573 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था इन रेड सैंडस्टोन। जहांगीरी महल भी इसके द्वारा एंड ऑल्सो जहांगीरी महल इन इट अकॉर्डिंग टू द हिंदू डिजाइन। अकबर की जो टोम है वो सिकंदरा आगरा में है। आगरा के नियर जो सिकंदरा जगह है वहां पर इसकी टोम मकबरा मिलेगा जिसको जहांगीर ने कंप्लीट करवाया था। और हुमायूं की टोम का भी कंस्ट्रक्शन अकबर के समय ही हुआ है। ठीक है, इसने जोधाबाई पैलेस भी बनवाया था जो कि पंचमहल विद अ 5 स्टोरी। ये सारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अकबर के समय किया गया है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से जो मैं क्वेश्चन बता रही हूं आप देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है कि दास प्रथा को, दास सिस्टम को अकबर ने कब बैन किया था? तो अकबर ने दास सिस्टम को 1562 में, 1562 में बैन कर दिया था, 1562 में। नेक्स्ट है पिलग्रिम टैक्स, जो धार्मिक धर्म यात्रियों पर जो टैक्स लगता था, अकबर ने उसे कब खत्म किया? तो अगले ही साल 1563 में। 1563 इज द राइट आंसर। तो 1562 में दास प्रथा को खत्म किया, फिर तीर्थ यात्री पे लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया, अब फिर अगले साल ही जजिया को भी ये खत्म कर देगा 1564। ठीक है, वही क्वेश्चन है जजिया टैक्स, तो 1564 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड एम्परर अकबर स्टार्ट आईने दहशाला? दहशाला सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया था? तो 1580 में दहशाला सिस्टम की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाही संमत की शुरुआत कब की गई थी? तो इलाही संमत की शुरुआत 1583 में की गई थी। इलाही संमत या इलाही इरा की शुरुआत की थी अकबर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में किससे डिफीट किया गया था? तो हेमू को हराया गया था, और ये बैटल 1556 1556 में हुई थी। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अकबर को कहां पर दफनाया गया? आगरा, दिल्ली, सिकंदरा या फिर काबुल? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक क्वेश्चन हुमायूं से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन अकबर से। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ये केवल टू द पॉइंट सीरीज है, इसलिए केवल टू द पॉइंट ही हम डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पिछले 5 सालों में जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। डिटेल वीडियो देखने के लिए पहले भी मैंने वाईटी पे हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, तो आप डिटेल वीडियो वहां से देख सकते हैं। और डिटेल में पढ़ना हो तो हमारा कोर्स भी अवेलेबल है परचम एप्लीकेशन में, तो आप कोर्स परचेस करके हिस्ट्री को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।